हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग बायोलॉजी का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे और जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो ध्यान से वीडियो देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र है जो, उसमें कौन कौन से जो अंग हैं वो यूज होते हैं पाचन की क्रिया करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुख वाला पार्ट है, यानी कि मुंह, माउथ वाली बात है। तो माउथ में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो दांत जो होते हैं वो, मतलब कि टीथ। दूसरा जीभ यानी कि टंग। तो ये दो पार्ट हो गए मुंह में। और इसके साथ जो ग्रंथियां होती हैं मुंह में, जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, वो यूज होती हैं ग्रंथियां। ठीक है, तो पहला तो ये पार्ट हो गया जो ऑर्गन जो यूज हुए। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट जो ईसियोफेगस, यानी कि ये वाला पार्ट। ईसियोफेगस मतलब कि फूड पाइप, या इसे क्या कह सकते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप या ईसियोफेगस, इसका काम होता है। फिर इसके बाद खाना आता है किसमें? ये क्या है? स्टमक। स्टमक यानी कि आमाशय वाला पार्ट। आमाशय। आमाशय के बाद खाना जाता है छोटी आंत में। ठीक है, आमाशय के बाद खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पे कुछ ऑर्गन का और भी यूज है, जैसे कि लिवर यानी कि यकृत, और पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक है, तो इनसे जो भी जूसेस निकलते हैं या जो भी एंजाइम निकलते हैं उनका भी यूज होता है। उसके बाद ये जाता है छोटी आंत में, फिर उसके बाद ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। और उसके बाद जो है 6 नंबर में, ये बड़ी आंत में जाने के बाद ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं? पाचन में सहायक होते हैं। तो ये जो सारे अ, अंग हैं, तो इनको क्या कहते, क्या है इन्हें? संयुक्त रूप से इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जिसमें वो सारे अंग आते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की एक लेंथ कितनी होती है? लगभग 32 फिट के लगभग इसकी लेंथ होती है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि वह कैनाल है जिसमें कि वो सारे अंग आएंगे जो भी पाचन में सहायक हैं। ठीक है, तो पाचन में सहायक होने के लिए हम लोगों ने मुंह में दो चीजें पढ़ ली, फिर उसके बाद ये फूड पाइप है यानी कि ईसियोफेगस है। इसके बाद ये हमने देख लिया स्टमक। स्टमक के बाद ये लिवर का भी यूज है, और यहाँ पे ये पैनक्रिया का भी यूज है। फिर ये बीच में जो है ये छोटी आंत है, फिर ये बड़ी आंत है, और ये फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो मतलब कि ये सारे ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अब देखते हैं कि इससे देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है किसकी, ये पाचन की, वो पांच पांच स्टेजेस में होती है, यानी कि 5 जो है स्तर उनमें होती है। तो उसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला है, पहला स्तर है, मतलब कि 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेज ऑफ डाइजेशन। इसमें पहली स्टेज है इंजेशन। इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब कि खाना जब हम लोग इनटेक करते हैं, इनटेक यानी कि खाते हैं। दूसरी स्टेज है, क्या है? डाइजेशन। इसमें क्या होता है? कटिंग ऑफ द फूड। खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और जो भी जो जूसेस हैं वो मिल जाते हैं उसमें। उसके बाद तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो भी चीजें हैं, उनका अवशोषण, जो कि कहाँ पे होता है? ब्लड में। ठीक है। उसके बाद चौथी स्टेज है, चौथी स्टेज कौन सी है? एसिमिलेशन, आत्मसात वाला। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, मतलब कि ये हुआ कि जो एनर्जी मिलती है खाने से उसका यूटिलाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन। ठीक है। और पांचवी स्टेज है डेफिकेशन या इजेशन। इजेशन या डेफिकेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है? मतलब कि निष्कर्षण यानी कि वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्क्रीट आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है, बाहर निकलना। तो ये जो है, ये पांच निकलना, ठीक है, ये जो है ये पांच स्टेजेस हैं जिनके में ये पूरा डाइजेशन होता है। सबसे पहले इनटेक मतलब कि इंजेशन, फिर डाइजेशन, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट एसिमिलेशन, देन आफ्टर इजेशन या डेफिकेशन। तो ये पांच प्रोसेस हैं जो कि पाचन में ये इसी क्रम में आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी जो है मिलान वाले क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन कौन सा सीरीज क्रम में है वो लगाइए, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कहाँ से पाचन जो है वो चालू होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है मुंह। मुंह यानी कि मुंह में ही तो खाना खाते हैं। तो जो मुंह है ना, उसमें अगर ये पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो पाचन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो मुंह में सबसे पहले, सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है कहाँ से? मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब देखते हैं मुंह, मुंह के अंदर क्या क्या होता है। अब मुंह का ये डायग्राम मैंने लगाया है। तो इसमें क्या है? एक दांत है, ठीक है, और क्या है? जीभ है। दो चीजें हैं। तो मुंह के अंदर यही दो हैं जो तो क्या करेंगे? डाइजेशन में स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? खाने को खाया, तो खाने को खाने पर क्या होगा कि जो दांत है वो क्या करेंगे? दांत काटेंगे खाने को छोटे छोटे भाग में, और जीभ उसे सपोर्ट करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट करेगी, जो कि सही से कट जाए खाना। ठीक। तो माउथ में जो है वो सबसे पहले तो अगर देखा जाए, माउथ में दो प्रकार से वो होता है पाचन स्टार्ट। ठीक है। तो पहला उसमें होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से। और दूसरा होता है केमिकली, केमिकल माने कि रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक रूप से। ठीक है। कुछ मात्रा गलत गलत हो तो देख लेना आप लोग। तो मैकेनिकली और केमिकली दो प्रकार से ये पाचन होता है। अब मैकेनिकल में सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल में कैसे कैसे होता है। तो मैकेनिकल में सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, खाने को कट किया किन्होंने? किसने कट किया? दांत ने, यानी कि टीथ। तो मैकेनिकल में टीथ आ गई। और दूसरा इसे सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किया टंग ने, टंग यानी कि जीभ ने। ठीक है। तो अब दांत के बारे में जो भी फैक्ट है वो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब सारा इंक्लूड किसमें आएगा? ये इसी चैप्टर में ही बताया जाता है। ठीक है। तो दांत से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये है किसका पार्ट? ये मैकेनिकल वाला पार्ट है, जिसमें कि दांत जो है मैकेनिकली चबाते हैं ना खाने को। तो फिर उसके बाद टंग देखेंगे, फिर केमिकल वाला देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टीथ से। सबसे पहले तो दांत जो हैं, दो दो मतलब हम लोगों के जीवन में या मानव जीवन में कितने बार दांत आते हैं? दो बार। ठीक है। टीथ कितने बार आते हैं? 2 टाइम्स। ठीक। 2 टाइम्स। तभी हम लोगों को क्या कहा जाता है? डाइफोडोंट।
डाइफियोडोंट, ओडोंट। ठीक, डाइफोडोंट यानी कि 2 बार दांत आना। ठीक है। और 2 बार कौन कौन से दांत? एक बार आते हैं मिल्की टीथ, मिल्की, और एक बार आते हैं परमानेंट, परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ यानी दूध के दांत, परमानेंट यानी कि स्थायी दांत। तो मिल्की टीथ कितने आते हैं? ये भी अब कहाँ पे क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया कि टीथ जो है वो 2 बार आते हैं एक मनुष्य में, तो उसे क्या कहते हैं? डाइफोडोंट। ठीक, ये क्वेश्चन है। दूसरा, मिल्की टीथ कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? ये 32। ठीक, ये भी आपको याद रखने हैं। ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि जो टीथ हैं उनका फार्मूला क्या है। ठीक, फार्मूला मतलब क्या? कि दांत कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, ये चीज। तो मिल्की टीथ का फार्मूला होता है 2102, और परमानेंट टीथ का फार्मूला होता है 2123। अब ये है क्या, इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे इसे काउंट करते हैं, मतलब सबसे पहले तो जो लेते कहाँ से हैं, ये 2123 फॉर्मूला। जैसे कि ये टीथ है, ये है ना। अब इसमें क्या है, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो और ऐसे ही ये ऊपर वाला है, ये है ना, जो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ऊपर वाला भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मतलब हम लोग मात्र इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं ये फार्मूले में, केवल ये चौथाई भाग की। और फिर हम इसको 4 गुना करके पूरे दांत को काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो 2123 अब देखते हैं सबसे पहले कि कैसे ये फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। अब जैसे ये है मिल्क टीथ, और यहाँ पे ये परमानेंट टीथ। ठीक, ये थे 20, और ये थे कितने? 32। 32। ओके। तो 20 का फॉर्मूला हमने देखिए 2102। इसका था 2123। ठीक है, ये था। अब इसमें देख लेते हैं ये बना कैसे। तो इसमें, अब इसमें जो दांत हैं, दांतों के प्रकार पूछे जाते हैं। दांतों के प्रकार जैसे कि दो जो होते हैं, दो कौन से होते हैं? ये वाले दो, मान लो ये वाले दो, ये कौन से होते हैं? इंसीजर, इंसीजर। ठीक है। और उसके बाद एक कौन सा है? एक ये है कैनाइन, कैनाइन यानी कि रदनक, रदनक हिंदी में रदनक। और दो होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्डक, चवर्डक। और उसके बाद तीन होते हैं क्या? मोलर, यानी कि चवर्डक, चवर्डक। ठीक। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं। तो इस टाइप से इन्हें 2123 किया गया है। अब जैसे कि अब कैसे निकलेंगे दांत? अब जैसे कि दो तो होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, दो होते हैं प्रीमोलर, और तीन होते हैं मोलर। ठीक ठीक। अब इनका अगर योग किया जाए, कि ये तो हम चौथाई भाग का इसका कर रहे हैं ना, केवल इसके हिसाब से देख रहे हैं फार्मूला। तो फार्मूला तो यही लिखना पड़ेगा। एडल्ट टीथ का फार्मूला क्या होता है? 2123। तो इसमें दो तो हो गए इंसीजर, उसके बाद एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। तो इनका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है। 8 मतलब चौथाई भाग का। तो पूरे मुंह का कितना आएगा? इंटू 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 32। तो मतलब ऐसे ये सारे दांत होंगे। मतलब कि 4 टाइप के दांत होते हैं। 4 टाइप के कौन से हो गए? एक एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक। अब यहीं पे अब जो मिल्की टीथ है उनमें देखा जाए तो उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा कि कैना इंसीजर वाले दो तो हैं, लेकिन कैनाइन वाला भी एक है। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं उनमें कौन से दांत नहीं आते हैं? उनमें प्रीमोलर जो है वो नहीं आते, एक भी। क्योंकि 0 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, ये भी चौथाई भाग है। ठीक है। और दो कौन है? मोलर। और जबकि यहाँ पे कितने एडल्ट वाले में मोलर कितने हैं? 3। तो अंतर कहाँ है मिल्की टीथ में? अगर पूछा जाए कि मिल्की टीथ में कौन कौन से दांत नहीं आते हैं,
तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि प्री मोलर एक भी नहीं आता है और मोलर में थर्ड मोलर नहीं आता है, थर्ड वाला नहीं आता है, ठीक है, यानी कि अकल डाल नहीं आती है, क्योंकि थर्ड मोलर को क्या कहते हैं, जो थर्ड मोलर को क्या कहते हैं, थर्ड मोलर को विजडम टूथ कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। ओके, तो थर्ड मोलर नहीं आता है कौन से, इसमें जो बच्चों वाले दांतों में। ठीक, तो फार्मूला क्या हो गया, एक तो हो गया फार्मूला देखते हैं, ये 2102 मिल्की टीथ का, और ये एडल्ट टीथ का 2123। ठीक, ये हम लोगों को याद रखना है। अब इसके आगे आगे दांत के बारे में और क्या हो सकती है, ये तो हो गया फार्मूला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये पूछ लिया, दो बार आते हैं तो उसे डायफोडोंट कहते हैं। तीसरी चीज टीथ के बारे में पूछते हैं कि जो सेल होते हैं, जो सेल होते हैं, जो टीथ बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं, ओडोंटो ओडोंटो क्लास्ट, ओडोंटो ब्लास्ट, खत्म करने वाले को क्लास्ट कहते हैं, ओडोंटो ब्लास्ट। ठीक है, तो जो सेल जो टीथ बनाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओडोंटो ब्लास्ट। और सेल की जो स्टडी है, टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी मतलब अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी। अब जो है दांत हैं, दांत जो है मनुष्य में वो कई प्रकार के हैं, जैसे कि हमने देखा इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, यानी कि चवर्डक है, अग्रचवर्डक है, रदनक है, ये सारे दांत हैं। तो इनमें क्या है, तभी इसे क्या कहते हैं, ये चार विभिन्न विभिन्न प्रकार के दांत हैं, तभी इन्हें क्या कहते हैं, हिटीरियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिटीरियोडोंट। ठीक है, हिटीरियोडोंट क्यों कहते हैं, कि इसमें कई प्रकार के दांत आते हैं इस वजह से। ठीक, तो ये तीन क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा क्वेश्चन ये है कि जो अब इंसीजर है, इंसीजर वाला दांत है जो दो है, ये आगे वाले जो दांत होते हैं, ये चारों क्या होते हैं, इंसीजर। ठीक, तो हमने यहाँ से फार्मूला लिया था, तो इंसीजर मतलब आगे वाले, इनका काम क्या होता है, इंसीजर जो दांत होते हैं इंसीजर, इनका काम है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, यानी कि किसी चीज को काटना, जैसे कि एप्पल को खाते हैं तो कौन से दांतों से खाते हैं, इंसीजर से। ठीक, और इंसीजर से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हाथी का दांत होता है, हाथी का जो दांत होता है, बड़े बड़े दांत जो दिखाई देते हैं, उन्हें कहते तो टस्क हैं, लेकिन वो दांत कौन सा होता है, वो सेकंड अपर, मतलब कि ऊपर का दूसरा इंसीजर होता है, सेकंड अपर इंसीजर। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दांतों ही से, कि कैनाइन जो कि जो तीखा वाला दांत होता है ना, यहाँ पे ये तीखा वाला दांत, तो उसे वो कौन सा दांत होता है, कैनाइन जो दांत है, ये जो लॉइन का जो दांत दिखता है ना, वो क्या होता है, कैनाइन वाला दांत होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। सेल कौन से होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट स्टडी, ओडोंटोलॉजी, हेटेरियोडोंट मतलब कि कई सारे प्रकार के दांत हैं, इस वजह से इंसीजर जो हाथी का दांत होता है वो इंसीजर होता है सेकंड वाला, और कैनाइन लॉइन का दांत। ठीक, ये तो हो गए क्वेश्चन। हाँ, और एक और क्वेश्चन इसमें आता है दांतों ही से, हाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कि जैसे कि अपने जो टीथ हैं, जैसे कि ये हमारे दांत हैं, ठीक, ऐसे टाइप के ये दांत होते हैं, फिर यहाँ पे दाढ़ होती हैं। तो ये दांत जो है वो किस में, गम में फिट रहते हैं, मतलब कि मसूड़ों में जो है वो फिक्स हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इसी वजह से जब गम में मतलब बिल्कुल फिक्स होते हैं, हिलते डुलते नहीं, तभी तो क्या कहते हैं, जैसे कि गम में फिक्स होते हैं, तभी इसे क्या कहते हैं, थीको थीकोडोंट, वो डोंट, थीकोडोंट कहते हैं। ठीक, गम में फिक्स है इस वजह से थीकोडोंट कहते हैं इन्हें। ठीक है, और बाकी ये भी थर्ड मोलर, ये याद रखना, विजडम टूथ जो कि कब आ जाता है, 25 साल की उम्र तक आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए दांत से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं टंग के बारे में। ठीक, जैसे कि ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, कि ये चार प्रकार दांत है, इंसीजर मतलब ये वाले दो, फिर कैनाइन आ गया ये, फिर प्रीमोलर वाले दो, और तीन हो गए ये मोलर वाले, तो इसमें थर्ड वाला क्या हो गया, विजडम टूथ। ठीक, अब दांत के बारे में एक चीज और देख लेते हैं, कि दांतों में जो सबसे ऊपर वाली लेयर, मतलब कि अगर पूछा जाए बॉडी में बॉडी में
हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो कौन सा होता है? एनेमल। एनेमल एनेमल जो है, जैसे कि जो दांत की व्हाइट वाली लेयर होती है, देखते हैं तो वो कौन सी लेयर होती है? एनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर ये हट जाए ना तो क्या सेंसेशन होने लगेगी दांतों में, क्योंकि उसमें डेंटिन जो है वो दिखने लगता है। ये येलो वाला जो लेयर है ना, ये किसकी है? डेंटिन वाली है। ऊपर वाली व्हाइट वाली किसकी लेयर है? एनेमल की। ठीक है। और फिर उसके नीचे की लेयर कौन सी होती है? पल्प, जिसमें की वेन्स होती हैं। ठीक। और गम, गम जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सीमेंटम। ये वाला जो पार्ट है ये सीमेंटम है, और ये जो है पिंक कलर का ये है गम। ठीक। तो ये वाला आपको थोड़े से नाम याद रखने हैं, मतलब ये वाला तो याद ही रखना है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो दांत की ऊपर वाली लेयर है, इनेमल, उसे कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं दूसरी चीज, जीभ के बारे में। अभी ये मैकेनिकल में ही देख रहा हूँ ना, मतलब ये मैकेनिकल वाला पार्ट है ये वाला, इसके बाद चलेगा पार्ट। तो अब देखते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ में क्या टेस्ट वर्ड होते हैं? ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टंग के जो टिप होती है उस पे कौन सा टेस्ट आता है? स्वीट टेस्ट। और उसके बाद वाली लेयर पे यहाँ पे साल्टी, और उसके बाद यहाँ पे सॉरी, और सबसे पीछे यहाँ पे बिटर। ठीक। बिटर यानी कड़वा, और यहाँ पे खट्टा, और उसके बाद यहाँ पे साल्टी यानी कि नमकीन, और नमकीन के बाद यहाँ पे मीठा। ठीक। तो ये 4 टाइप के टेस्ट वर्ड होते हैं जीभ में। ठीक। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और टंग के बारे में ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारा हो गया क्या? मैकेनिकल वाला पार्ट। ठीक। अब देखते हैं, अब ये जो दूसरा पार्ट था ये वाला केमिकल, अब मैकेनिकली रूप से जो चीजें काम करती थी वो हम लोगों ने देख ली, उनके बारे में देख लिया जो भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड चीज देखते हैं, हम लोग देखते हैं सेकंड चीज कि अब केमिकल क्या है। तो अब देखते हैं केमिकल वाला पार्ट, केमिकल में क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले तो होता है जो मुंह में जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है? लार निकलती है। लार जो है टंग से निकलती है क्या? तो उसके लिए क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनका फिगर यहाँ पे दिया रखा है। ये पैरोटिड है, ये सबलिंगुअल है, और ये सबमैंडिबुलर है। मतलब कि जीभ के नीचे, मतलब लिंगुअल मतलब बोलने के लिए, तो लिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे, तो सबलिंगुअल। तो 3 प्रकार की होती है, एक तो पैरोटिड, एक होती है सब लिंगुअल, और एक है सब मैंडिबुलर। मैंडी सब मैंडिबुलर। ठीक। तो 3 प्रकार की जो है वो क्या होती हैं? ये ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। अब इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड है, अगर ये फूल जाए, मतलब कि फूल जाए मतलब कि स्वेलिंग आ जाए इसमें, स्वेलिंग, तो क्या होता है? ये क्यों आ जाती है? क्योंकि इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन मतलब कि वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि ये पैरोटिड ग्लैंड जो है फूल जाती है। और कौन सा रोग हो जाता है? मम्स। मम्स यानी कि गलसुआ, गलसुआ। ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है? ये फूल जाना इसका मम्स हो जाती है, और ये होती कहाँ है? ये होती है चीक्स में। ठीक। चीक्स में गाल जो है वो फूल जाते हैं तभी, क्योंकि ये जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। दूसरी चीज है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, और सब मैंडिबुलर जो ऊपर पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि ऊपर जो होल होते हैं ना, तो सब मैंडिबुलर है। तो ये 3 प्रकार की हैं। इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे यही क्वेश्चन बनता है, जो इनके स्वेलिंग स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं, वो वायरल एक डिजीज है। वो कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और एक पैरोटिड ग्लैंड से क्वेश्चन होता है, जो स्नेक होते हैं, स्नेक की जो पॉइजन होता है, स्नेक पॉइजन, स्नेक पॉइजन
होता है वो कौन सी ग्लैंड में होता है? पैरोटिड में। पैरोटिड ग्लैंड में ही क्या होता है? ये स्नेक का जो पॉइजन है वो होता है। और स्नेक की स्टडी को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कभी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो हो गया केमिकल में, तीन तो ये हो गई ग्लैंड जो कि मुंह में प्रेजेंट होती हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं, मुंह में क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा, ठीक। अब सलाइवा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक दिन में कितना सलाइवा निकलता है? 1.5 लीटर के करीब, ठीक। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है, मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। दूसरी चीज है सलाइवा की पीएच कितनी होती है? पीएच पूछी जाती है। पीएच होती है एसिडिक। एसिडिक होती है, और वो कितनी होती है? 6.8 टू 6.9 के करीब। ये भी आपको याद रखना है सलाइवा के बारे में, ठीक। अब इसमें एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये देखते हैं। एंजाइम के बारे में देखते हैं, मुंह में कौन कौन से एंजाइम रहते हैं। एंजाइम को पहचानने के लिए उन वर्ड में एज लास्ट में लगा रहता है, ये चीज भी आपको जो है याद रखनी है, ठीक। तो एंजाइम जो है वो तीन होते हैं, मेनली तीन। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो होता है टाइलिन, ठीक। टाइलिन, या इसे क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज, अब एज लग के आ रहा है, मतलब कि क्या है ये एक एंजाइम है। और इसका काम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन का काम क्या है? इसके दोनों के एक ही नाम है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, इसके दो नाम है। तो इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। दूसरा एक एंजाइम होता है लिंगुअल। लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? लाइपेज लिपिड मतलब कि फैट, और एज मतलब एंजाइम है, ठीक है। तो फैट वाला एंजाइम तो किसका पाचन करेगा? फैट का, ठीक है। तो फैट का पाचन कौन करेगा? लिंगुअल लाइपेज। और एक और निकलता है जिसे कहते हैं माल्टेज। माल्टेज, इसका काम भी क्या है? कार्ब का डाइजेशन करना, मतलब कि कार्ब और फैट का डाइजेशन जो है वो मुंह में स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह में किसका डाइजेशन नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है ना। तो मुंह में किसका डाइजेशन होता है? मुंह में प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, मुंह से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता, बट डाइजेशन तो चालू हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट और फैट का। और वो भी कौन कौन से एंजाइम से? एक लिंगुअल लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट टाइलिन से, ठीक। और माल्टेज। अब उसके बाद, इसके बाद ये चीज हो गई, ठीक है। इस पर जो केमिकल के बारे में हम लोग देख रहे थे, केमिकली में सलाइवा में एंजाइम कौन कौन से हैं? एक टाइलिन, लिंगुअल लाइपेज और माल्टेज, और इनका क्या क्या काम है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो है, अब क्या हुआ नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मुंह में इतना काम हो गया, ये मुंह का ही काम चल रहा है, माउथ जो चल रहा है उसी में। अब क्या हुआ? जो फूड है, जो हम लोगों ने खाना खाया था वो टुकड़ों में टूट गया, और उसके अंदर क्या मिल गया? सलाइवा। और सलाइवे के अंदर जो भी एंजाइम है वो भी मिल गई, ठीक। तो अब इस मिक्सचर को कहते क्या है? इसको कहते हैं बोलस। बोलस, ठीक। बोलस किसे कहते हैं? फूड प्लस सलाइवा। तो अब बोलस जो है, अब बोलस नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। बोलस नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले फिगर में देखा कि यहाँ का हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ का हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, सलाइवा एंजाइम जो भी थे वो देख लिया, किसका डाइजेशन होता है वो भी, और सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है वो भी। अब इसके बाद यहाँ से खाना गया कहाँ पे? ये फूड पाइप है ना, जो फूड पाइप में गया, फूड पाइप जिसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में, अब ईसोफेगस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ईसोफेगस में क्या बनता है? फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। इसमें क्या पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पाचन है तो वो फूड पाइप में होता है या नहीं। तो फूड पाइप में कोई भी पाचन नहीं होता है, कोई भी पाचन नहीं होता है। फूड पाइप में कोई भी जो है पाचन नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली तो यही पॉइंट याद रखना है। और फूड पाइप का काम क्या है? केवल जो बोलस है,
बोलस को सीधा मुंह से कहाँ पहुंचाना, मुख से कहाँ पे पहुंचाना, स्टमक यानी कि आमाशय तक पहुंचाना, बस यही काम है इसका, आमाशय तक पहुंचाना। ठीक, किसको, बोलस को। बोलस मतलब कि फूड प्लस लार। अब जो खाना है यहाँ पे हमने लोगों ने खाया और ये आया खाना, यहाँ पे रेड कलर से कर रहा हूँ, ब्लू से, ठीक है। यहाँ आया और ये डायरेक्ट कहाँ पे आया, ये क्या है, स्टमक। ठीक, ये जे टाइप होता है, जे टाइप क्या होता है, स्टमक यानी कि आमाशय। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसके फूड पाइप के बारे में केवल यही दो चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे पाचन नहीं होता है बिल्कुल भी, और इसका काम क्या है, केवल एक पैसेज है जो कि खाने को मुंह से और स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक, अब जो आमाशय के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आमाशय के बारे में कुछ चीजें। आमाशय यानी कि स्टमक, आमाशय। अब आमाशय में जब खाना जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो सबसे ऊपर यहाँ पे एक स्प्रिंटर होता है, एक यहाँ पे स्प्रिंटर होता है। स्प्रिंटर मतलब कि एक तरीके से गेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फुल हो गया तो वो नीचे नहीं आएगा, तो क्योंकि बैक ना जाए, इस वजह से यहाँ पे स्प्रिंटर यानी कि गेट टाइप मान लीजिए आप लोग। तो स्प्रिंटर यहाँ पे कौन सा होता है, ये पाइप कौन सा है, ईसोफेगस, तो तभी यहाँ पे कौन सा वो होता है स्प्रिंटर, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल स्प्रिंटर, फेजियल स्प्रिंटर, स्फिंटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा होता है, ये पाइलोरिक, ये देख लेंगे अभी हम लोग आएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे एक ईसोफेजियल स्प्रिंटर होता है, ये यहाँ पे लिखा भी होगा, ईसोफेगस है ये, ईसोफेजियल स्प्रिंटर, ये यहाँ पे आप लोगों को, ये जो है ये ईसोफेजियल स्प्रिंटर होता है, ठीक है, स्प्रिंटर। अब आमाशय के बारे में देख लेते, तो आमाशय में पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आमाशय को कहते क्या है। आमाशय को कहते हैं वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन एक आता है कि वेयर हाउस ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, वो आमाशय को कहते हैं, यानी कि स्टमक को कहते हैं, स्टमक, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों कहते हैं वेयर हाउस, क्योंकि यहाँ पे खाना जो है वो 4 घंटे तक करीब रहता है स्टोर, ठीक। और यहाँ रह के होता क्या है खाने में, वो हम लोग देखते हैं। तो स्टमक जो है, इसके अंदर देखते हैं, इसमें मेनली क्या होती हैं, 3 चीजें रहती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखते हैं, ये है एक स्टमक का डायग्राम मान लेते हैं, ठीक। ये अंदर से, जैसे ये दिख रहा है ना जे टाइप, ये जे टाइप ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये हमने क्रॉस सेक्शन एक काट लिया ऐसा। तो इसमें कौन कौन सी लेयरें होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, जैसे कि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, ये एक और आकृति होती है झिल्ली नुमा, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक, ऑक्जेंटिक सेल्स। और उसके बाद एक और आकृति होते हैं जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली होती है, एक एपिथेलियल सेल, एक ऑक्जेंटिक सेल, और इसमें एक क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है, एक जो है ग्लैंड भी होती है, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो आता है अंदर स्टमक के। तो स्टमक में जब 4 घंटे के लिए खाना रहता है तो उसमें होता क्या क्या है, एक तो हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरी चीज हो गई, सेकंड हो गई ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, और थर्ड हो गया एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक। तो एपिथेलियल का काम क्या है, एपिथेलियल सेल से क्या निकलता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस यानी कि म्यूकस क्यों निकलता है, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल से निकलता क्या है, HCl, ठीक है,
पेट के अंदर जो है ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं उनसे क्या निकलता है, HCl। ये क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा HCl का स्राव कौन से सेल से होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल। ये क्वेश्चन एक तो ये हो गया। और दूसरा एपिथेलियल सेल से क्या निकलता है, म्यूकस। तो म्यूकस का कार्य क्या है, म्यूकस का कार्य है जो HCl जो है वो पेट के अंदर क्या, अब ये एसिड है तो इसकी पीएच कितनी होती है, पीएच होती है 1.3 के आसपास। तो इस पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या निकलता है, म्यूकस। क्योंकि इससे क्या ना हो कि जो स्टमक है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से जो म्यूकस है वो उसे न्यूट्रलाइज करता है अगर एक्सेस मात्रा में निकले। और अगर एक्सेस मात्रा में निकल आए, ये एक्सेस मात्रा में अगर ज्यादा ही निकल आए तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक, पेप्टिक जो है वो अल्सर जो है वो हो जाएंगे पेट के अंदर, छाले जिन्हें कहते हैं। ठीक। अब पीएच और एचसीएल जो है, एचसीएल का ये तो हो गया काम। और एक काम ये है, एचसीएल का काम है कि पेट के अंदर मतलब कि स्टमक के अंदर यहाँ पे खाना स्टोर है, यहाँ पे क्या है, खाना है। तो इसमें क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, पहली चीज तो एसिडिक मीडियम। और क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उनको मारता है। बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है। तो एचसीएल के ये चार काम हैं। चार काम क्या, HCl की पीएच इतनी होती है और एक्सेस निकला है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्यों, अब इसका काम क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है तभी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव होती है और वो क्या निकालती है, दो जो है वो एंजाइम निकालती है, एक पेप्सिन, एक तो निकलती है, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन और रेनिन जो है दो निकालती है एंजाइम। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में। और अब स्टमक में खाना है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का तो डाइजेशन मुंह में चालू हो गया था। अब क्या करना है, अब इसमें जो, अब आगे देखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कौन से दो एंजाइम निकले गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से एक पेप्सिन, एक रेनिन। ठीक। अब इन्हें याद करने की, ये अब आगे और भी एंजाइम ट्रिप्सिन एप्सिन पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाता है, तो इस वजह से इन्हें याद रखने के लिए आप पीआर वर्ड याद रखें ना, पीआर नहीं होता है, ऐसे ही पीआर मतलब पेप्सिन और रेनिन। अब दोनों का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन। दोनों जो जो निकले हैं ना एंजाइम, इनका काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक। क्योंकि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट फैट हो गया, अब बचा था क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का भी डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो चालू हो जाता है, उसमें पेप्सिन और रेनिन। अब जो इसमें से इम्पोर्टेंट एक है ये रेनिन। रेनिन का काम क्या है, ये प्रोटीन तो निर्माण करता है लेकिन ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, रेनिन वाला मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन जैसे कैसिनोजन है ना, कैसिनोजन को, कैसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैशीन में, कैशीन में। ठीक। कैसिनोजन को कैसीन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, कौन, ये वाला एंजाइम, रेनिन वाला एंजाइम। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो मिल्क प्रोटीन है उसका डाइजेशन कौन करता है, तो वो जो स्टमक में निकलता है रेनिन एंजाइम। और ये इसे निकालने के लिए मजबूर कौन करता है, HCl, जो कि कहाँ से निकल रहा है, ये ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टमक से। ठीक। तो यहाँ पे हो गया प्रोटीन का डाइजेशन चालू। तो मतलब कि अब तीनों जो हैं मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का डाइजेशन हो गया। ठीक। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना कि रेनिन जो एंजाइम है वो मिल्क प्रोटीन को, कैसीन को, कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है, और कैसिनोजन यानी कि योगर्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक। और जो ये वाला एंजाइम है, ये जो है रेनिन है, रेनिन जो है जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तभी वो दूध पीते हैं तो क्या तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, इसमें जो स्टमक वाले पार्ट में इतना हमें देखना था। ठीक। और म्यूकस का काम क्या है वो भी हमने देख लिया, जो ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए म्यूकस निकलता है एपिथेलियल सेल से, जिससे कि स्टमक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक।
अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद खाना कहाँ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हाँ, तो इसमें हम लोगों ने ईसोफेगस से कहाँ पे आया खाना, अब ये आ गया स्टमक वाले पार्ट में। ये है स्टमक वाला पार्ट जो जे टाइप का होता है। स्टमक में 4 घंटे खाना स्टोर रहा, फिर इसके बाद जाएगा छोटी आंत में। ठीक, इसके बाद कहाँ जाएगा खाना, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है कहाँ है, हाँ, इसके बाद खाना जाएगा छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत में जो है जाने से पहले जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस जिससे गैस्ट्रिक जूस है ना, जिसमें ये 2 प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन, तो उसके बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैस्ट्रिक जूस से, कि ये जो है वो एक दिन में कितना निकलता है, 2 लीटर, 2 लीटर पर डे के हिसाब से ये निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और जो पीएच है HCl की, वो तो हम लोगों ने पता कर ही ली, मतलब बताई दी मैंने। अब इसके बाद जो है 4 घंटे बाद जो खाना है, अब फूड में क्या मिल गए, एसिड मिल गई ना, फूड में एसिड मिल गया इसके बाद से, क्योंकि HCl मिल गया ना, तो इसे क्या कहने लगेंगे अब, काइम वर्ड इसे यूज करेंगे, काइम। ठीक है, अब इसके आगे जो जाएगा वो काइम होगा। ठीक, अब काइम जाएगा कहाँ पे, जुजनम वाले पार्ट में। क्योंकि अगर हम एक फिगर बना के देखते हैं, तो जैसे कि मान लो ये खाना हम लोगों ने खाया, ठीक, इसके बाद ये यहाँ पे स्टमक में आया, और स्टमक के बाद ये जाएगा छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत का यहाँ पे फिगर ये यहाँ पे दिया रखा है, तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। ये जुड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है कौन सा, पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर। ठीक, और ये यहाँ पे क्या है, ये स्टमक वाला पार्ट है। ठीक, स्टमक जुड़ा है, तो अब यहाँ से खाना इसमें आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो सब छोटी आंत का अगर हम लोग देखे जाए, तो छोटी आंत में जो सबसे छोटा पार्ट है वही होता है ड्यूडेनम, और वहीं पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। ठीक, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे। और फिर जेजुनम वाला पार्ट होता है, सबसे लंबा होता है इलियम वाला पार्ट। तो 3 पार्ट ये किसके हैं, छोटी आंत के हैं। छोटी आंत कहने को छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग कितनी, 20 फीट तक होती है, यानी कि 6 मीटर तक जो है ये लंबी होती है। ठीक, छोटी आंत की लंबाई 6, क्योंकि ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड रूप से रखी हुई है, मतलब कि ये बहुत लेंथ में लंबाई होती है। अब ड्यूटम वाले पार्ट में जो है कायम आया। ठीक, बोलस आया कहाँ से, ईसीयू फिर मुंह के बाद से बोलस हो गया, जब लार मिल गई, फिर एसिड मिल गया, तो उसे कायम कहने लगे। ठीक, अब देखते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, छोटी आंत वाला। अब खाना कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में, और इसे हिंदी में भी कायमी ही कहेंगे। ठीक, आंत में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 पार्ट हैं वो हम लोगों ने देख लिए, एक ड्यूडेनम, एक जुजुनम, एक इलियम। तो इसमें खाना आएगा सबसे पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 प्रकार का ये रहता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही है वो वाला पार्ट जिसमें कि खाने का सबसे ज्यादा मतलब जो है वो पाचन होता है। ठीक, पूर्ण पूर्ण रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। बड़ी आंत में तो केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें पहली चीज तो क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है, मतलब अंतिम पाचन, फाइनल डाइजेशन, यानी कि अंतिम पाचन। दूसरी चीज कायम आएगा, फाइनलाइजेशन, और मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक, यानी कि सबसे ज्यादा अवशोषण, अवशोषण। तो छोटी आंत जो है जिसमें कि पूरा फाइनल डाइजेशन हो जाता है। अब कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब अंतिम पाचन होगा कैसे, इसमें रोल अदा करते हैं लिवर और पेनक्रियास, लिवर और पेनक्रियास, ये 2 जो ऑर्गन हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें,
ये डाइजेशन में, जो फाइनल डाइजेशन करने के लिए ड्यूडेनम वाले पार्ट में, और हो कहाँ रहा है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम, ठीक, इस वाले पार्ट में, जो आगे वाला पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये छोटी आंत का, फिर इसके बाद ये दूसरा पार्ट है, फिर ये तीसरा पार्ट है, ठीक, ये डबल डबल लेयर है पूरा। अब यहाँ पे एक होता है लिवर, ठीक, ये ऐसा लिवर होता है, और यहीं पे होता है क्या, एक, ये यहाँ पे इस टाइप से, ये मान लो ये होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक। अब इनके रोल हैं, और यहीं पे नीचे लगा होता है क्या, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर झिल्ली, पित्त की झिल्ली जो कुछ भी है, और ये यकृत वाला पार्ट है। अब रूल आएगा लिवर और इसका, लिवर और पैनक्रियाज का, ठीक। अब लिवर के बारे में देखते हैं, लिवर से निकलता क्या है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, और इससे पहले एक चीज और देख लें, जो फाइनल डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो ये जो बनी है पूरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ये इस टाइप की आकृतियां होती हैं अंदर, मतलब अगर अंदर खोलेंगे ना उसे, जैसे कि ये है, ये एक एक ले लिया, ठीक, ये, अब इसे अगर हम अंदर से खोलेंगे तो उसमें इस टाइप की ये अंदर अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक। अगर इन्हें खोलेंगे तो क्या होगा, इनका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक, और बढ़ जाएगा तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन, तभी इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि छोटी आंतें पूरे अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे विल्लाई वाले स्ट्रक्चर, इन्हें क्या कहते हैं, विल्लाई, इंटेस्टाइनल विल्लाई कहते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो विल्लाई पाए जाते हैं ना, विल्लाई, इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, तभी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है होता है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि इसका ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं इसमें फाइनल डाइजेशन वाले पार्ट में, जो कि लिवर और पैनक्रियाज के बारे में। तो अब देखते हैं लिवर। तो लिवर में क्या होता क्या है, लिवर से निकलता क्या है, लिवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस निकलता है, और अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस निकल आए, एक्स्ट्रा अगर हो जाए, एक्स्ट्रा बाइल जूस, एक्स्ट्रा बाइल जूस अगर निकल आएगा, तो वो स्टोर कहाँ होगा, वो होगा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, ठीक। ये तो इतना हो गया ये वाला सीक्वेंस। अब बाइल जूस के बारे में अगर पता करें तो इसकी पीएच कितनी होती है, बेसिक, ठीक, इसकी पीएच क्या होती है, बेसिक, मतलब कि 7.5 के अप्रोक्स, अप्रोक्स इसकी क्या होगी, पीएच होगी। और बाइल जूस जो है, बाइल जूस में होता क्या है, फैट का, अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का मुंह में हुआ था, फिर उसके बाद स्टमक में प्रोटीन का हुआ था, फिर उसके बाद अगेन लिवर जो है वो फैट का क्या करेगा, जैसे कि ये मान लो एक फैट का टुकड़ा देख लेते हैं, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे भाग में जो है वो क्या करेगा, काट देगा, ऐसा ऐसा ये काट देगा। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, इसे कहते हैं इमल्सी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक। तो ये क्या हो गया, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया। तो लिवर का जो बाइल जूस है उसका काम क्या है, फैट का एमल्सिफिकेशन करना, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में फैट को तोड़ देना, ठीक। अब बाइल जूस में पाया क्या किया जाता है, ये भी देख लें, इसका काम तो ये हो गया, वर्क, काम तो ये किया इसने, फैट को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट पाए जाते हैं कई सारे, सॉल्ट में जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम, और मान लो सोडियम ऑक्सी, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये सॉल्ट भी पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है बाइल जूस में, बाइल जूस में पिगमेंट भी पाए जाते हैं, पिगमेंट, ठीक। पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, एक ब्लू रूबिन और एक बिलीवर्डिन,
बिली बर्डन, ये येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। ठीक, पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? एक बिलुरुबिन और बिलीवर्डन। साल्ट कौन से पाए जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक, ये वाले सॉल्ट भी पाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद और क्या होगा? वाटर होगा। ठीक, ये चीजें किस में पाई जाती हैं? बाइल जूस में पाई जाती हैं। हाँ, और जो बाइल जूस लिवर को कौन एक्साइट करता है? बाइल जूस निकालने के लिए, लिवर को एक्साइट करने के लिए एक हार्मोन होता है एक, जो कि क्या, बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए इंसिस्ट करता है, यानी कि ट्रिगर्ड करता है। वो है सॉरी कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन। ठीक है, कोलेसाइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है? लिवर को उत्साहित करता है कि वो बाइल जूस वो निकाले और फैट का जो है वो एमल्सिफिकेशन करे। ठीक, तो इसकी कंपोजिशन हमने देख लिया, साल्ट, पिगमेंट और वाटर, ये चीजें कितनी पाई जाती हैं। ओके, अब इसके बाद ये बाइल जूस का जो कि निकला कहाँ से था? ये निकला था लिवर से। अब इसके बाद देखते हैं उसका इसमें जो है ग्लैंड कौन कौन सी पाई जाती है, ये भी देख लेते हैं ना, कि इसमें अब कोलेसाइटोकाइनिन ये है। ठीक है, अब लिवर के बारे में अगर और देखें, लिवर के बारे में अगर और भी चीजें देखें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ लिवर किसे कहते हैं? लिवर की स्टडी कहते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, ठीक, हेपेटोलॉजी। दूसरी चीज लिवर क्या है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड है मतलब कि बहिस्रावी ग्रंथि है, मतलब कि तभी तो इसमें से क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है। बाइल जूस जो है निकल रहा है तभी। एंडोक्राइन से हार्मोन निकलते हैं अधिकतर, ठीक है, मोस्टली। और ये जो है लिवर जो है वो लगभग कितना इसका वजन होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। और लिवर में ही क्या होता है? यूरिया का निर्माण भी क्या होता है? लिवर में ही होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। लिवर में किसका? यूरिया का निर्माण होता है। और लिवर में ही क्या होता है? आरबीसी जो है, आरबीसी की मृत्यु होती है। कहाँ पे? लिवर में ही। और लिवर में ही क्या होता है? जो यूरिया का निर्माण होता है वो भी कौन सी साइकिल से? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू किसका निर्माण होता है? यूरिया का। ठीक, यूरिया यानी कि NH2CO NH2। ठीक है, और जो यूरिया ही है जो फर्स्ट वो है कंपाउंड जो किसमें बनाता है? लैब में। कंपाउंड जो है, कंपाउंड जो है वो लैब में बनता है। लैब में बनने वाला पहला कंपाउंड है। ठीक, और लिवर के ही अंदर ये चीजें आरबीसी को खत्म करता है। ये भी हो गया। और लिवर की एक और अगर चीज देखी जाए, इसमें जो लिवर है उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन भी 2 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से? एक फाइब्रिनोजेन और एक है हेपरिन। अब इन दोनों प्रोटीन का काम क्या है? ये जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। कहाँ? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसमें क्लॉट नहीं होने देता, बॉडी के अंदर। और जब कहीं कट फट जाते हैं तो निकलता है खून, उसे क्लॉट करने में, ये मतलब कि ये क्लॉट करवाता है कहाँ? बॉडी के बाहर। बाहर, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे लिवर में चीजें पाई जाती हैं। हाँ, और जो रिजर्व एनर्जी है, रिजर्व
एनर्जी है ना, रिजर्व एनर्जी क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है रिजर्व एनर्जी, ये स्टोर भी कहाँ होती है, लिवर में। ठीक, लिवर और मसल्स में। ठीक है, ग्लाइकोजन जो रिजर्व एनर्जी है वो भी स्टोर होती है लिवर और मसल्स में, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है। और वो भी प्रोसेस अभी जस्ट इसको पैनक्रियाज पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो हार्मोन है जो है वो इसे कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज में वापस से हम लोगों को यूज करने के लिए। तो लिवर के बारे में ये सब चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि लिवर का वेट कितना होता है, 1.5 से 2 किलो। ओके, लिवर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लिवर में कौन सी साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लीजिए, यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन बता दूं, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए, ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछा जाए तो क्या है, स्किन। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई जो लिवर है, इंडोक्राइन अगर पूछे, इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड, थायराइड। ठीक, और मिक्स ग्लैंड अगर पूछे तो मिक्स ग्लैंड अभी हम लोग पढ़ेंगे जो है पेनक्रियाज, क्योंकि इसमें एंजाइम हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद रखने हैं। बाकी अब देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो ये जो फिगर है ये लिवर का है, ठीक है। अब देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रिया का क्या रोल है। तो पेनक्रिया से पहले हम लोगों ने लिवर देखा, लिवर ने क्या किया, बाइल जूस जो है वो क्या है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो खाना आया था, काइम आया था ना, काइम, उस कहाँ से आया था, ये पाइलोरिक स्पिंटर था, और यहाँ पे क्या था, ये लिवर था, वो था स्टोमक, स्टोमक से ये खाना आया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ तो ये बाइल जूस मिल गया इसमें। ठीक, अब आया पेनक्रियाज की बारी। ठीक है, अब पेनक्रिया के बारे में देखते हैं, पेनक्रिया का रोल क्या है। तो पेनक्रिया से निकलेगा क्या, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक, पेनक्रियाटिक जूस जिसमें कि क्या होते हैं, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन सा, एक अमाइलेज, अमाइलेज और लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक, 3 प्रकार के जो है वो क्या होते हैं, एंजाइम। अब अमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मुंह में क्या किया, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देन आफ्टर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, मतलब तीनों चीज का हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाइल ने फिर जो भी फैट एक्स्ट्रा था उसका भी पाचन कर दिया। उसके बाद पेनक्रिया में फिर दोबारा से जो कार्ब्स हैं उसका पाचन किसने किया, अमाइलेज ने। मतलब पेनक्रेटिक जूस में ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज ने लिपिड का, लिपिड यानी कि वसा का, और उसके बाद ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का, दोबारा से। ठीक, यानी कि प्रोटीन। तो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, एएलटी, अल्ट की नहीं होती है, अल्ट, अल्ट की कंप्यूटर में होती है, उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये 3 प्रकार, मतलब कि इसमें तीनों का दोबारा से पाचन हुआ, तभी पेनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तभी पेनक्रेटिक जूस को क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया पेनक्रेटिक जूस। अब पेनक्रिया को मैंने बताया था ये एक मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड है, अब मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि इसमें एंजाइम तो निकल ही गए ये 3, अब हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। जैसे कि मान लो ये पेनक्रिया है, इसमें अब हार्मोन कौन कौन से निकलेंगे। तो मिक्स ग्लैंड का मतलब यही तो होता है कि एक तो एक्सोक्राइन वाला फंक्शन करे, एक्सोक्राइन, जिसमें कि हम लोगों ने ये देख लिया। अब दूसरा फंक्शन होगा एंडोक्राइन वाला, एंडोक्राइन वाला। अब एंडोक्राइन में जो है क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेंगे। अब वो कौन कौन से निकलते हैं, वो 3 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है,
और जो निकलते कहाँ थे, निकलते कहाँ से हैं, स्लेट ऑफ लैंगरहंस से, ठीक है, जो कि अल्फा सेल, बीटा एंड डेल्टा तीनों से निकलते हैं। अब कौन कौन से हैं वो हार्मोन? अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक, अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकागोन, और बीटा से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन, और डेल्टा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक। तो ये तीन हार्मोन हैं वो निकलते हैं एंडोक्राइन एरिया से, मतलब कि जो मिक्स ग्लैंड है ना, तो उसमें एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन निकलेंगे, और ये निकलेंगे अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, ये हैं किसकी, स्लेट ऑफ लैंगरहंस, स्लेट ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीप का, लैंगरहंस की द्वीप का, द्वीप का से, ठीक है, क्योंकि स्लेट ऑफ लैंगरहंस ने सबसे पहले ये देखा था, इस वजह से इसे स्लेट ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। इनके काम देखते हैं कि ग्लाइकोजन का काम क्या है। ग्लाइकोजन का काम है कि जो रिजर्व एनर्जी है ग्लूकागोन, उसको क्या करता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक। तो अल्फा सेल से जो निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, इसका काम क्या है, जो रिजर्व एनर्जी है ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन जो है ना, ग्लूकागोन जो क्या है, रिजर्व एनर्जी है, रिजर्व एनर्जी है, इसे ग्लूकोज यानी कि इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा अ, जो ग्लूकोज होता है बॉडी में, जो हम लोग खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता कौन है, वो बीटा सेल्स ऑफ ये इंसुलिन, इंसुलिन करता है ग्लूकोज से ग्लूकागोन, और ग्लूकोगोन से ग्लूकोज कौन करता है, ये ग्लाइकोजन का काम है। तो इंसुलिन से क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या है, वो ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकागोन में, ग्लूकागोन में, ठीक। तो मतलब कि इंसुलिन और ग्लूकागोन के जस्ट उल्टे काम है, कि जो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन में, और जो जो कि रिजर्व एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, और ये जो ग्लूकागोन है, जब हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागोन जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, वो ग्लूकागोन, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये करता है। उसके बाद सोमैटोस्टैटिन का काम है इन दोनों की रेगुलेशन को देखना, मतलब ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशन को देखता है, ठीक। तो ये हो गए इनके कार्य। अब उसके बाद अगर देखा जाए, एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिंग एंड बेस्ट ने की। अगर आगे देखते हैं, ये देखो स्लेट ऑफ लैंगरहंस का ये क्या है, ये फिगर है, यहीं से क्या निकलते हैं, अल्फा सेल, ये बीटा सेल और ये डेल्टा सेल, इससे ये ग्लूकागोन निकला, इंसुलिन और ये एमाइलसिन, तीन चीजें निकलती हैं, और डेल्टा सेल जो कि इनकी रेगुलेशन देखता है। तो बीटा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और अल्फा सेल से ये ग्लूकागोन, और इनके कार्य हम लोगों ने देख ही लिए, ठीक। तो ये है स्लेट ऑफ लैंगरहंस। और अगर इंसुलिन की बात की जाए, इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने, बेंटिंग एंड वेस्ट ने, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा पूरा पार्ट किसका, पैनक्रियाज का और ग्लूकोज उसका, लिवर का, दोनों हम लोगों ने देख लिए, जो जो इनमें प्रोसेस होती है वो भी हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन की बारी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हो गया ड्यूडेनम वाले पार्ट में, फिर ड्यूडेनम के बाद ये निकल के गया, और यहाँ पे ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, इलियम वाले पार्ट जो कनेक्ट होता है सीकम वाले पार्ट से, ठीक है। ये बड़ी आंत है, ये मोटी वाली जो क्या है, ये बड़ी आंत है, तो इसमें जाके फिर क्या होगा, ये बड़ी आंत में, और ये बाहर निकल जाएगा। तो बड़ी आंत में क्या होगा, केवल वाटर का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक, ओनली। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा कुछ हो ही गया। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, ये जो निकला रहता है इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक, यानी कि अब इसका यूज नहीं है। तो अगर इसकी सूजन हो जाती है, मतलब कि
ये अगर सूज जाए तो क्या हो जाता है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, ठीक, मतलब इसकी सूजन हो कैसे जाती है, इन्फेक्शन के कारण। तब क्या होता है, इसको काट दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई यूज नहीं है, तभी इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यही है, केवल पढ़ने के लिए, कि लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें जो सीकम वाला पार्ट है, क्योंकि सीकम कोलन और ये रेक्टम और एनल ये इसके पार्ट हैं। सीकम कोलन में अब ये असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसवर्स है, और ये डिसेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मोइड कोलन है, और उसके बाद रेक्टम है और एनल, ठीक, ये पार्ट हैं इसके, ये याद नहीं रखने हैं, याद केवल ये रखना है कि सीकम वाले पार्ट में ये अपेंडिक्स होता है, उसकी सूजन को अपेंडिसाइटिस हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, इसकी वो होता है पेन, तो उसे काट दिया जाता है और इसका ऑपरेशन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें।